आइए अब बात करते हैं हम एफआईआईज के डेटा की तरफ। एफआईआईज के डेटा को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे महीने के दौरान कैश मार्केट में तकरीबन 11,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। वहीं पर 9,300 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो डीआईज के द्वारा हो चुकी है। अब इन सब के बीच में 1700 करोड़ की जो सेलिंग है वो आप देख रहे हैं कि अभी भी नेट सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से यहाँ पर अभी भी विद्यमान है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा है वो इस वाली स्लाइड में 20,980 यानी कि तकरीबन 21,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक बेचे गए हैं लेकिन अभी खरीदे नहीं गए हैं। अब स्टॉक तो फ्यूचर्स तो प्रॉफिट में तब आएंगे जब बाजार नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो पहले ये देखते हैं कि पिछले महीने क्या था। पिछले महीने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग थी 4,300 करोड़ की और तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स की भी सेलिंग थी। लेकिन उन सब के बीच में सबसे खास बात थी कि पिछले महीने 1,36,600 करोड़ की ऑप्शंस बाइंग थी। और इस बार भी अगर हम देखें तो अभी भी ऑप्शंस के अंदर, अगर इंडेक्स के अंदर देखें तो ऑप्शंस में तकरीबन 55,000 करोड़ की बाइंग है। जनरली इतनी बड़ी बाइंग जब होती है तो बाजार एक बड़े मूव को देता है। अब बाजार टेक्निकली मंदी वालों की गिरफ्त में है। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स बेच के बैठे हैं, कैश मार्केट में उनके पास माल पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि 23 तारीख के बाद 23 और 24 के बीच में कहीं पर भी एक सेलिंग का सिग्नल मिलेगा और वो सेलिंग थोड़ी सी जो है डीप होगी। और जहां पर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी तकरीबन 1,000 से 1,200 पॉइंट का डिप दे सकता है और 300 से 400 पॉइंट का डिप इस महीने के अंदर जो बचा हुआ है महीना उसमें निफ्टी की तरफ से आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक में भी हमारा आउटलुक नेगेटिव ही है, जैसा हमारा पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 हफ्तों से बाजार एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है और अभी मुझे लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने 19,300 को होल्ड तो कर लिया। जब फ्राइडे को बाजार खुले तो निफ्टी बिल्कुल सुबह सुबह ही टूट गया 19,300। हमें लगा यार इतने आसानी से कैसे टूट गया, कल तक तो बहुत मजबूती के साथ खड़ा था। लेकिन बाजार ने क्या किया कि वो जो बायर्स थे उन्होंने कहा कि आज की जो बाइंग है वो 3 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि इंडेक्स को हमने 19,300 के ऊपर ही क्लोज करना है। और वही हुआ, तो 19,300 के ऊपर बाजार बंद हुआ। हालांकि लास्ट के 5 मिनट के अंदर एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली, लेकिन क्योंकि इंडेक्स आधे घंटे की वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है तो 19,300 के ऊपर क्लोज दे पाया। ये तो थी चर्चा निफ्टी के ऊपर। लेकिन लास्ट में जो 5 मिनट में सेलिंग बुधवार को भी हुई और फ्राइडे को भी हुई, ये बता रही है कि जो सेलर है वो लास्ट में कहता है कि भाई माल बेचूंगा, और माल इसलिए बेचूंगा क्योंकि नीचे बायर खड़ा हुआ है। तो जिसने भी इंट्राडे में शॉर्ट मारा है वो भैया माल खरीदने के लिए आ ही जाएगा। तो लास्ट टाइम जो सेलिंग हो रही है ये बता रही है कि बाजार के अंदर सेलर आराम से, कोई जल्दबाजी में नहीं है, बड़ी तसल्ली से माल बेच रहा है। और 23 और 24 तारीख तक क्या होगा कि फिर लास्ट के 4-5 दिन जो भी एफआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई है उनको कवर करने के लिए आना पड़ेगा। और अगर कवर करने के लिए आना पड़ेगा तो भैया बाजार को नीचे आना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट में आएंगे। तो हो सकता है कि उस समय पर कैश मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आपको देखने के लिए मिले। अभी अदानी ग्रुप जो है बाजार को होल्ड किए हुए, और अदानी ग्रुप का जो एपिसोड जनवरी में हुआ वो शायद गवर्नमेंट के लिए भी और अदानी ग्रुप के लिए, दोनों के लिए बढ़िया रहा, क्योंकि उनको संभलने का काफ़ी मौका मिल गया। अब अदानी ग्रुप को जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि अगर अदानी ग्रुप के साथ कुछ भी होता है तो वो जनरली उसकी आंच जो है गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ सकती है। वहीं पर रिलायंस की 21 तारीख को जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी लिस्टिंग होने वाली है, और जिसकी वजह से आपने रिलायंस के अंदर भी जो तेजी देखी वो इस न्यूज़ के फ्लैश होने के बाद ही आई। तो जैसे ही वो न्यूज़ आई कि भाई रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग 21 तारीख को होगी, तो उसके बाद रिलायंस ने रीबाउंड किया, और वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा कि भाई निफ्टी को कि जो लॉस थे उनको कट करने के लिए। उसके अलावा देखिएगा अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगी तो उसकी जो मार्केट कैप है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अभी, क्योंकि आपको पता है कि एक जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसकी वैल्यू निकाल ली गई थी रिलायंस के अंदर से, और जो 2,66,000 करोड़ के आसपास आ रही है उसके ऊपर केवल 2 ही एनबीएफसी हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आज की डेट में। तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस थोड़े से अभी सदमे में है,
अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये घटनाक्रम बनता है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन से सेगमेंट में आती है, क्या किस तरीके से बाजार को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि ऐसा जो है आकलन लगाया जा रहा है कि रिलायंस या मुकेश अंबानी जी जब किसी नए सेगमेंट के अंदर आते हैं तो वहाँ पर एक तबाही लाते हैं और बाजार की जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये लैंडिंग वाले बिजनेसेस के अंदर तबाही लाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड मैनेजर ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया, 50-50 की जॉइंट वेंचर है, तो वहाँ सर पे भी हम देख सकते हैं कि कुछ होता हुआ नजर आए। इसके अलावा इनके जो रिलायंस डिजिटल के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होते हैं, वहाँ पर फंडिंग आप देखते हैं तो कहाँ से होती है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, इसके अलावा कुछ जो स्मॉल बैंक्स हैं वो भी करते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि रिलायंस जियो जो है, जब जियो फाइनेंशियल सर्विस आएगा तो वहाँ से भी इनका मार्केट शेयर काट सकता है। वही शायद बाजार अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा। और टीसीएस और इन्फोसिस में कमजोरी थी। एचडीएफसी बैंक में मैंने पहले ही चर्चा की थी कि भाई मैनेजमेंट ने जो एजीएम में बोला उसके बाद एचडीएफसी बैंक में जो एचडीएफसी लिमिटेड की बैलेंस शीट को मर्ज करने के जो रिस्क हैं वो एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आपको पता चलेंगे। और एक फिगर है गुडविल की जो राइट ऑफ होनी है, उस पर जो है बाजार की नज़र रहेगी। हम भी इस पर नज़र रखेंगे और हम भी अपने पोर्टफोलियो के लिए एक डिसीजंस लेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, जो अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, मर्ज्ड एंटिटी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि 19,300 के ऊपर पुट तो राइट पहले ही हो रखी थी परसों से, लेकिन आज 19,300 को जब तोड़ा गया तो कॉल राइटर्स बड़े एग्रेसिव हो गए और 19,300 के ऊपर कॉल राइटिंग जो है 88,000 कॉन्टैक्ट की हुई, जबकि पुट राइटिंग 77 की हुई। हालांकि ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट साइड में अभी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कॉल साइड में बात करें तो 19,400 पे एक एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है। 1,30,000 कॉन्टैक्ट्स आज ऐड हुए हैं, तो 19,400 के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉल राइटर जो है एक्टिवली बैठ गया है। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि भाई 19,600 के आसपास मान लीजिएगा 1-1.5 हफ्ते पहले, तो मैंने कहा था कि 19,630 के नीचे जब तक बाजार है, बाजार एक मंदी में रहेगा। वो धीरे धीरे करके बेस नीचे आ रहा है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ पोजिशनल बेसिस पर जब तक 19,630 के नीचे बाजार है तब तक जो है बाजार हर बार से लोन राइज होगा। 19,630 मेरे लिए अभी भी क्रूशियल लेवल है। मैं कोई नज़दीक का लेवल अभी इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि बाजार में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। अभी इंडिया विक्स और बढ़ेगा इस हफ्ते, मुझे ऐसी भी संभावना लगती है। इसके बाद अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,000 के ऊपर सारा दारोमदार है, लेकिन 44,000 के ऊपर भैया कॉल राइटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और कॉल राइटर्स ने आज पूरा जो कॉल राइटिंग हुई है पुट राइटिंग के सामने, पुट राइटिंग हुई है महज 19,000 कॉन्टैक्ट्स की, जबकि कॉल राइटिंग हुई है 66,000 की। और कॉल राइटर डबल मात्रा के अंदर बैठे हुए हैं 44,000 के ऊपर। तो 44,000 हो गया एक मेन हर्डल। अब बात करते हैं जहां पे बाजार चल रहा है, तो बाजार चल रहा है 43,800 और 900 के बीच में। तो 800 के और 900 के बीच में चल रहा है। तो 900 पे भी आज कॉल राइटर एक्टिव हो गए, 73,000 कॉन्टैक्ट आ गए, जबकि पुट राइटर ने केवल 35,000 कॉन्टैक्ट ही ऐड किए। और यहाँ पर भी तकरीबन 1.5 गुना जो है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, तो ये भी एक दीवार की तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं 43,800 पे, जहां बाजार ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों बराबर के आसपास हुई, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो क्योंकि पुरानी पुट राइटिंग हो रखी है और कॉल राइटिंग के जो ओपन इंटरेस्ट है वो अभी कॉल पुट्स के सामने थोड़ा सा कम है। लेकिन ये बात पक्की है कि 43,800 के बाद 44,000 तक, 44,000 इवन 100 हर जगह पर आपको कॉल रेटिंग मिल रही है। तो अब 44,000 एक दीवार की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही 43,700-800 के नीचे बाजार जाएगा तो ये जो मल्टीपल स्पॉट एरियाज है 43,400 से 43,800, यहाँ पर बाजार 1 या 2 दिन होगा शायद टाइम बिताए सोमवार और मंगलवार के अंदर। और अगर 43,400 टूटता है तो बाजार अपने अगले पड़ाव 42,800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि इस महीने की एक्सपायरी भी शायद 42,800 के इर्द गिर्द हो सकती है और बाजार 42,800 को रिस्पेक्ट देगा, ऐसा हमने पिछले अपने एक्सपीरियंस से और जो भी चार्ट पैटर्न है उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है। अब बात करते हैं कि पूरे 1 महीने में किसने संभाला बाजार, क्योंकि देखिएगा ये सबसे खास बात है कि अगर पिछले 1 महीने में देखें तो भी बाजार तो नीचे आया है, निफ्टी तो नीचे आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो फार्मा है वही बाजार को संभाल रहा है और अभी भी संभालता रह सकता है। लेकिन लास्ट में देखिएगा मुझे लगता है
लास्ट वीक में फार्मा के ऊपर भी आँच आ जाएगी, क्योंकि अब वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है। अब देखिएगा 16% की तेजी हुई है सिप्ला में एक महीने में, तो ये फार्मा से। फिर अदानी पोर्ट्स ने संभाला 13% एक महीने में, एनटीपीसी 11%, डॉक्टर रेड्डीज 10%, अदानी इंटरप्राइज 6.52। तो आप पूरा देखेंगे तो अदानी ग्रुप और फार्मा, उसके अलावा एलएनटी 5.8%, ओएनजीसी 4.84, सन फार्मा 2.86। अब किसने इस पूरे मजे को किरकिरा किया है, वो है फाइनेंशियल्स। बजाज फिनसर्व 10%, कोटक महिंद्रा बैंक 10%, उसका एशियन पेंट्स भी 10%, आईटीसी 10%, ब्रिटेनिया 10%। ये जो शेयर्स हैं जिन्होंने बाजार को नीचे धकेला। उसके बाद फिर फाइनेंशियल्स की बारी, बजाज फाइनेंस तकरीबन 9%, यूपीएल 9%, भारत पेट्रोलियम 9%, अपोलो हॉस्पिटल 6.84, और बाजार की जो दिग्गज हैं एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, फिर 2 फाइनेंशियल्स। तो इसमें से अगर मोटा मोटी देखेंगे तो फाइनेंशियल्स ने सबसे ज़्यादा बाजार को कमज़ोर किया है, क्योंकि अगर हम इन शेयर्स को देखने की कोशिश करें तो ऊपर के टॉप 11 शेयर्स में से आपको 5 शेयर्स तो फाइनेंशियल्स ही मिल रहे हैं, और ये फाइनेंशियल्स भी हुए हैं जिनका इंडेक्स में हैवी वेट है, यानी कि टॉप 10 कैटेगरी के अंदर जो आते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कमजोरी कहाँ पे है, तो कमजोरी एशियन पेंट्स में भी है और आईटीसी में भी है। एशियन पेंट्स में क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आईटीसी में देखिएगा जो होटल मैनेजमेंट का डीमर्जर जो कंपनी कर रही है वो शायद बाजार को पसंद नहीं आया। रिजल्ट तो ठीक ठाक थे। और उसके अलावा भारत पेट्रोलियम और यूपीएल देखिएगा 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है इस हफ्ते, और यूपीएल के रिजल्ट बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसके बाद करें भाई निफ्टी 50, और निफ्टी 50 ने 19,000 के आंकड़े को बचा तो लिया, बट जिस तरीके से 19,300 कल दिन में टूटा था, और वो तो रिलायंस की जो न्यूज़ आई उसके बाद जो है थोड़ा सा बचता हुआ नजर आया, बट अभी भी वीकनेस लगता है हमें, और 19,150 के आसपास तक आपको जल्द ही बाजार देखने के लिए मिल सकता है। और 19,150 का जो दायरा है वो शायद इस हफ्ते में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब पैटर्न की देखिएगा 1 डे के चार्ट के ऊपर। अब मैं इस पैटर्न को ज़्यादा मतलब तरजीह तो देता हूँ, लेकिन पिछली बार जो है इस पैटर्न में उल्टा पड़ गया था। अब ये देखिएगा राउंडिंग टॉप पैटर्न फिर बन गया है, जो 2 महीने पहले भी बना था, लेकिन एक्सपायरी पे क्या हुआ था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया था ब्रेकडाउन होने की वजह से। अब अगर हमें लगता है कि अगर ये पूरा राउंड बनता है इस बार, तो बाजार जो है इस महीने 18,900 के आसपास आ सकता है। और यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल सपोर्ट है, क्योंकि ये पुराने प्रीवियस हाई के आसपास भी है, इतना जल्दी टूटेगा नहीं, बट इस महीने तक हम हो सकता है कि महीने के अंत तक इस दायरे के आसपास भी पहुंच सकते हैं 18,800-900 के आसपास। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट के अंदर भी देखें तो जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ चुका है, तो वहाँ पर भी इसमें वीकनेस आ गई है। इवन मंथली चार्ट के ऊपर तो अभी थोड़ी सी जद्दोजहद कर रहा है, बट थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो वीकली के बाद मंथली चार्ट जो है इस पूरे महीने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, बट इस हफ्ते में काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा निफ्टी का जो वीकली पैटर्न है वहाँ पर देखिएगा, एक जो सबसे खास बात ये कि इस बार, क्योंकि पिछली बार जो कैंडल बनी थी उसकी कंफर्मेशन चाहिए थी, तो इस बार जो कैंडल बनी है उसने काफ़ी वीक संकेत दिए निफ्टी के अंदर। तो अब ये जो 19,630 का जो दायरा है वो मुझे लगता है अब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन गई है वो। निफ्टी बैंक के अंदर भी बात करें और वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें लग रहा है कि अब जो ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आया है वो 42,800 के आसपास ही बन रहा है, तो वहीं पर शायद हो सकता है इस हफ्ते का जो बेस है वो मुझे लगता है 42,800 के आसपास आ सकता है। लेकिन मेजर मैं कह रहा हूँ 43,400 पर नज़र बनाइए। जब तक 43,400 नहीं टूटेगा तब तक कोई फर्दर वीकनेस नहीं आएगी निफ्टी बैंक के अंदर। और डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज का तो भाई सब चार्ट आपके देखिए क्या बढ़िया, इसने तो बड़ी जल्दी बना दिया, राउंडिंग टॉप बन गया है। हालांकि स्पोर्ट के आसपास रुकना चाहिए था और डाउ जोन्स रुका भी है, वहीं पर स्पोर्ट लिए, तो बट ये जो पैटर्न है अभी भी हमें लगता है कि डाउ जोन्स भी साइडवेज टू नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम नेस्डेक की भी बात करें तो नेस्डेक के अंदर भी एक अच्छा शार्प फॉल हमें देखने के लिए मिला है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पर भी चार्ट पैटर्न खराब हो गए हैं। US 50 यानी कि S&P 500 की बात करें तो वहाँ पर भी चार्ट पैटर्न काफ़ी वीक हो चुके हैं। तो जो S&P 500 के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आपने देखा था 4,100 के आसपास से,
अब वो यहाँ पर देखिएगा उसकी आधी रिट्रेसमेंट आ चुकी है। तो अब क्योंकि S&P 500 काफ़ी मजबूत भी था यूएस के अंदर, तो अब यहाँ पर भी हमें लगता है कि साइडवेज हो जाएंगे शायद यूएस के बाजार अभी। और जिस तरीके के न्यूज़ फ्लोज आएंगे चाइना से, जिस तरीके से चाइना के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, वो फिर साथ में यूएस, वो सब आगे आने वाले समय में जो है कुछ भी अजीबोगरीब घटना आपके सामने आ सकती है। और देखिएगा चाइना में तो खबरें ये आ रही हैं, जेफरीज ने कहा कि भाई ये तो सब प्राइम जैसा जो चाइना का जो इशू है वो तो लेमन ब्रदर्स वाला इशू है, उसी से मिलता जुलता है। तो अगर अब उस तरीके से आता है तो देखिएगा इंटरनेशनल बाजार फिर सहम सकते हैं। और यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है वो भी देखिएगा, मुझे लगता है फूड इन्फ्लेशन पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो वो सब खबरें जो है इस हफ्ते रहने वाली हैं। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी और अब ये मार्केट में किस तरीके से डिस्टर्ब करेगा, किस किस सेगमेंट को खाएगा, तो वो अनाउंसमेंट तो शायद रिलायंस की एजीएम में ही आपको पता चलेंगी। बट हो सकता है कि 21 तारीख को लिस्टिंग है तो शाम को या दोपहर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर रिलायंस की तरफ से होती है, हालांकि उसकी संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर होती है तो कुछ और आउटकम्स जो है आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में मिल सकते हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई मीडिया के अंदर कोई इंटरव्यूज़ वगैरह आएँ या कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आफ्टर द लिस्टिंग जो है मिल सकती है। तो उस पर एक नज़र बनाए रखिएगा। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किन किन एरिया में क्या क्या फोकस कर रही है वो देखने वाली बात है। तो देखिएगा यहाँ पे जो चर्चाएं हैं अभी बाजार में, जो रूमर्स ही कहूँगा मैं, तो देखिएगा इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिला लिया है, तो वहाँ से एक लगता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं बाजार में। और ये एक ऐसे सेगमेंट को देख सकते हैं जहाँ पर कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उस एरिया के अंदर, और या जो एक्टिव SIPs हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की, या जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पर ये फीस शायद अपनी पूरे बाजार में सबसे कम करते हैं, तो एक मार्केट शेयर खा सकते हैं। और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, तो ब्लैक रॉक देखिएगा एक जाना माना फंड मैनेजर है वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ से भी इनको एक बेनिफिट आ सकता है। फिर KV कामत जी जो ICICI बैंक के अंदर जो मतलब ICICI बैंक ने उनके कार्यकाल में जो ग्रोथ की है वो किसी से छुपी नहीं है, तो उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लेके आए हैं। तो वो जब हेड कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस को, तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव आउटकम आने की उम्मीद है। उसके अलावा जो लेंडिंग बिजनेसेस है, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कुछ एग्रेसिव कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके पास ऑलरेडी है, तो वहाँ से भी एक चैलेंज हमें लगता है मिल सकता है। इसके अलावा जो जियो पेमेंट बैंक है वो भी लाइसेंस इनके पास है, उसमें भी कुछ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वहाँ से ये जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसको कैटर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी एक चैलेंजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट की इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी अगर पैर पसारते हैं, तो ये सब कुछ जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगले 10 से 15 दिन में इस तरीके की न्यूज़ फ्लो के जो इनपुट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब न्यूज़ में रहेगा। और देखिएगा जैसे ही कल लिस्टिंग की खबर आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में एक दमदार तेजी जो है देखने के लिए मिली। तो सबकी नज़रें रहेंगी सोमवार को कहाँ पर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग पर। और इसके अलावा जो बाकी न्यूज़ हैं उन पर आपने ध्यान रखना है कि चाइना से किस तरीके की खबरें आती हैं, क्योंकि अगर चाइना में मंदी हो तो देखिएगा हमारे लिए मेटल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी जो है दिक्कत वाला हो सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जहाँ पे चाइना की फंडिंग्स हैं, तो वहाँ पर भी एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।